Hi friends, this is तुषार सर. I am going to take lecture physics. Chapter will be electromagnetic induction. आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके लास्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे. एग्जाम्पल 6.1, 6.2, 6.3 आपका हो चुका है. आज हम डील करेंगे एग्जाम्पल 6.4, 6.5 एंड 6.6. ठीक है, तो उसके आगे का एग्जाम्पल चलो सॉल्व करते हैं. 6.1, 2, 3 हो चुका है. जिसका छूटा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से देखो. ओके, क्वेश्चन नंबर 6.4. क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम आपके सामने दिख रहा है आपके बोर्ड पर. क्वेश्चन नंबर 6.4 में एक डायग्राम दिया है. मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं. आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन रीड करते रहो. ये आपका दिया है A, B, C, D. ये है A, D, C, B, A, B, C. चलो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, मैं इसको अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इनसाइड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? क्रॉस इनसाइड. अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं. दिया है फिगर 6.7 shows planar loops of different shapes moving out of और into the region of magnetic field. यहां पर कुछ लूप्स हैं. ये लूप या तो आउटसाइड जा रहे हैं या तो इनसाइड आ रहे हैं, या तो लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ जा रहे हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ आ रहे हैं. आगे, which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of the induced current in each loop using Lenz law. आपको बताना है लेंज लॉ के हिसाब से इस वाले इन तीनों लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां पर होगी, करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा. एकदम सिंपल है. करंट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा ये बताओ. ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन, लूप में, लूप का कोई भी लूप है अगर उसका फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ आपका उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिसके कारण वो अपने चेंज का अपोज कर सके. ये तो आपको मतलब मैंने बताया था आपको लेंज लॉ में. चलो देखते हैं. सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, फर्स्ट वाले लूप की. ये बताओ, ये जो लूप है इसमें ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये बताओ, ये लूप कहां पे आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अगर ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है. ये लूप क्या चाहेगा? अपोज करेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करना चाहेगा. बात समझ में आ रही? आप ऐसे समझो, एक बात समझना. इधर मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला इस डायरेक्शन में. मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको इंक्रीज करो. ये बताओ, इंक्रीज करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कहां पे लगाओगे? उसी डायरेक्शन में लगाओगे. तो मैंने इस डायरेक्शन में और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया 2 का. ये बताओ, तो टोटल कितना हो गया? 12 टेस्ला. अब एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अब इसको डिक्रीज करो. ये तो डिक्रीज करने के लिए आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने. तो ये बताओ, तो ये 10 था, इधर 2 था, तो नेट कितना हो गया? 8 टेस्ला. वो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो आप उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे जिस डायरेक्शन में पहले से था, तो ऐड हो जाएगा. और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड घटाना है तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये आपको पता है. चल, जब हम इस कॉइल को, ये बताइए, ये कॉइल देखो कहां पे जा रहा है? ये एरो इधर बनाना, मतलब ये कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने का मतलब क्या हुआ कि पहले इस वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये बताओ, अगर इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल क्या करना चाहेगा? उसको अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. चलो, मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर? क्रॉस, मतलब कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? अंदर की तरफ. ये बताओ, अगर अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, अगर आपको उसको डिक्रीज करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे करना पड़ेगा? बाहर की तरफ. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड. और इस, अब ये मैंने आपको बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन. ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट, और अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड. दोनों आप उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो अपोज होगा यहां पर.
अपोज करने के लिए मुझे बी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। बी डिक्रीज कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से अंदर है, उसको डिक्रीज करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए, बाहर की तरफ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। फिंगर को बेंड करो, तो फिंगर को अगर मैं बेंड करता हूं तो ये बताइए फिंगर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब कि यहां पर जो करंट जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये इस डायरेक्शन में। देखो फिंगर आपको इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यानी कि करंट आपका इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए, करंट आपका इधर हो जाएगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये तो ये करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस तरफ इस डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन देखो ये ऐसा, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी सी डी ए बी, ये डायरेक्शन, यानी बी सी डी ए बी। आई आपका इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, बी सी डी ए बी, ए बी सी डी ए कुछ भी लिख सकते हो, आपको डायरेक्शन ये याद रखना है। चलो बी में आप आते हैं, यहां पे बताओ, ये बताओ ये वाला कॉइल कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने का मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है ना। अब ये तो अगर ये इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ये इसका अपोज करेगा, तो ये क्या करना चाहेगा, ये अपोज करने के लिए ये बी को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। अब बी इंक्रीज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कहां पर है, अंदर की तरफ, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे चाहिए, अंदर की तरफ भी चाहिए। तो ये इसका जो ईएमएफ होगा वो कहां पर होगा, अंदर की तरफ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। फिंगर को बेंड करो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये बताओ तो ये करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज इस तरफ, इस यानी कि क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन किसकी जाएगी, इस तरफ से हो जाएगा आपका, ये देखो, यानी सी बी ए सी, सी बी ए सी, सी बी ए सी, ये डायरेक्शन किसकी, आई की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ये बता दो मुझे अब, ये तो ये कॉइल कहां पे जा रहा है, आउटसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ये इसका अपोज करेगा, विरोध करेगा। विरोध करने के लिए बी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब बी इंक्रीज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस अंदर की तरफ है, तो वहां पर आप और मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर को बेंड कर दो, फिंगर को बेंड करोगे, ये बताओ फिंगर को बेंड करोगे तो ये डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस करंट की, ये यानी कि ये हो जाएगा डायरेक्शन। देखो ये देखो करंट की डायरेक्शन, यानी कितना, सी डी ए बी सी, तो सी डी ए बी सी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6.4, ठीक है। अब हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर 6.5 में काफ़ी लेंथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो दिया है ए क्लोज लूप इज हेल्ड, आपके क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। अब एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स। Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnet? तो क्वेश्चन में पार्ट ए में क्या दिया है, हमारे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप। ये लूप दो मैग्नेट के बीच में रखा है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है। एक मैग्नेट ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, नॉर्थ टू साउथ। ये रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है, ये भी रेस्ट कंडीशन में है, सब रेस्ट कंडीशन में। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी। ये जो मैग्नेट है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, प्रबल चुंबक। अब क्वेश्चन में दिया है कि क्या इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट जनरेट होगा। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप, क्या इस लूप के अंदर करंट जनरेट होगा।
इंड्यूस करंट जनरेट होगा। बता करंट जनरेट कब होगा? जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स चेंज कब होगा? जब फ्लक्स में चेंजेस कब होंगे? या तो कोई चीज, या तो रिलेटिव मोशन हो मैग्नेट और कॉइल के बीच में, एक ही कंडीशन है ना, या तो रिलेटिव मोशन हो या तो बी ए और थीटा में से कुछ चेंज हो। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन फ्लक्स चेंज कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, मतलब इस कॉइल के अंदर क्या करंट जनरेट होगा? नो करंट। नो करंट प्रोड्यूस, नो करंट प्रोड्यूस, कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी। बिकॉज there is no change in magnetic flux। क्योंकि इस वाले कॉइल में किसी तरीके का चुंबकीय फ्लक्स की मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, इस वाले कॉइल में धारा उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस कॉइल के अंदर किसी भी तरीके का चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर? ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी पे देखते हैं। दिया है ए क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए लार्ज कैपेसिटर इज ए करंट induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plate, when it is partially outside the plate of the capacitor the electric field is normal to the plane of the loop। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्लोज लूप नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कैपेसिटर है, संधारित्र। सेकेंड चैप्टर में आपका है कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। कैपेसिटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज, जो अपने अंदर चार्ज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपका है। एक प्लेट ये होता है कैपेसिटर के अंदर, एक प्लेट ये होता है, एक प्लेट उसमें वो होता है पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इनके बीच का कुछ ना कुछ गैप होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इन दोनों प्लेट के बीच में, ई। ये होता है कैपेसिटर। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम इसके बीच में हम एक क्लोज लूप रखते हैं। पहला दिया है कि होल इनसाइड, पहला क्या है कि पूरा का पूरा अंदर है, पहला केस। और दूसरा केस में क्या दिया है कि आधा अंदर है आधा बाहर है। दो केस है। पहले लूप में क्या है कि पहला जो लूप है इन दोनों कैपेसिटर के एकदम बीच में रखा है पूरा अंदर, और दूसरे में पार्शली इनसाइड है पार्शली आउटसाइड है। तो क्वेश्चन में दिया है कि क्या इन दोनों के क्या इस वाले कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं। इज ए करंट इंड्यूस इन द लूप, क्या इस वाले कॉइल में करंट जनरेट होगा कि नहीं। फिर से बात हुई, करंट जनरेट कब होगा? जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स में चेंज हो। अब फ्लक्स में चेंज कौन से फ्लक्स में चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये जो फॉर्मूला है आपका E = d∅/dt, ये कौन सा फ्लक्स है आपका? ये फ्लक्स है आपका कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्या यहां पर कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स है? यहां पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है ना। यहां पे कौन सी फील्ड है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कौन सा फ्लक्स है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स। ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, तो क्या ये करंट जनरेट करेगा? क्या ये ईएमएफ को चेंज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ईएमएफ तो मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो होता कुछ, लेकिन यहाँ पर कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ईएमएफ चेंज नहीं करता। तो इस सवाल इन दोनों केस के अंदर कोई भी करंट आपकी जनरेट नहीं होगी। तो क्या लिखोगे? देयर इज नो इंड्यूस करंट due to electric field EMF not produce
वैद्युत क्षेत्र के कारण आपका ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। ये हमारा पार्ट बी का आंसर। चलो पार्ट सी पे देखते हैं। पार्ट सी में दिया है ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन 6.8 to a field region with a constant velocity v. In which loop do you accept the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops. क्वेश्चन में क्या दिया है, दो डायग्राम आपका दिया है। एक डायग्राम ये है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक डायग्राम ये है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड। क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों लूप में से किसमें ईएमएफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा, किसमें ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा। ये बताओ, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ जो जनरेट होगा वो मोशनल ईएमएफ, इसके अंदर भी जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, चल अब मेरी आप बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये एक रॉड है, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके से, और ये रॉड इसमें मूव कर रहा है। ये तो जब ये रॉड इसके अंदर मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस तरीके से है इसके अंदर, जब ये रॉड यहाँ पर मूव करेगा तो ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ उसी के अंदर जनरेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को कट करे। मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर अगर ये कॉइल है, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से है, तो ये बताओ ये वाला जो टर्मिनल है, ये लूप की ये जो साइड है, ये आपका इस तरीके से है। जब ये आपका मूव करेगा तो ये जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, यानी कि इसके कारण आपका ईएमएफ जनरेट होगा। इसके कारण नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये भी नहीं कट कर रहा है, ये कट करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो जनरेट होगा वो इसी के कारण होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर ईएमएफ कितना, तो ईएमएफ का फॉर्मूला BVL, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और L क्या है, ये लेंथ। यहां पे समझो, ये बताओ यहां पर कौन मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। ये बताओ, अगर मैं इसको यहां पर मूव कराता हूं तो सबसे पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट। आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर इस वाले कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, आप ऐसे समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिंग है, मैं इसको इसके अंदर लेके जा रहा हूं। ये बताओ सबसे पहले कौन सा पार्ट कट करेगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट कट करेगा। आप इसको और थोड़ा सा अंदर लेके जाओगे तो इतना पार्ट कट होगा। आप थोड़ा सा इसको और अंदर लेके जाओगे तो ये बताओ ये पूरे के पूरे पार्ट, ये जो पूरा का पूरा जो रिंग का पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। और इसको अंदर लेके जाओगे तो ये पूरा पार्ट, और इसको अंदर लेके जाओगे तो ये पूरा पार्ट। यानी कि जैसे जैसे आप इसको अंदर लेके जाओगे वैसे वैसे रिंग का थोड़ा सा पार्ट जो होगा वो बढ़ता रहेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर इस वाले केस में देखो जो एरिया है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यानी यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एरिया लगातार चेंज हो रहा है, पहले ये छोटा सा एरिया, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज होगा। तो ये बताओ, तो इन दोनों में से किस में ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ईएमएफ इसका कांस्टेंट रहेगा और इसका ईएमएफ क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। बात समझ में आ गई? ये आपका पार्ट सी का आंसर। इसका ईएमएफ कांस्टेंट और इसका ईएमएफ वेरिएबल। पार्ट ई डी में दिया है, अब इसको एक बार ये मैं रफ कर देता हूं। इसी का पार्ट डी दिया है आपका, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन इन द फिगर। आपको बताना है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी। यानी ये एक मैग्नेट है
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एक मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक रिंग है और ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो मैग्नेट है वो इधर जा रहा है, ये जो मैग्नेट है वो इधर जा रहा है। आपको बताना है कि इस कैपेसिटर की पोलैरिटी कितनी होगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो कॉइल आपने यूज किया है इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा है। अब ये आप किसी एक मैग्नेट की बात कर लेते हैं, मैं इस मैग्नेट की बात कर लेता हूँ। ये बताओ, अगर मैं इस मैग्नेट की बात करता हूँ तो ये मैग्नेट का साउथ पोल इधर जा रहा है, ये कॉइल क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। ये कॉइल इसको अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये साउथ इसकी तरफ आ रहा है तो ये भी क्या बनाएगा? साउथ बनाएगा, तभी तो अपोज हुआ। साउथ का मतलब क्या हुआ कि करंट यहां पर ऊपर की तरफ, यहां पे करंट नीचे की तरफ। मतलब कि देखो, ये करंट ऊपर और ये यहां पे करंट नीचे। करंट यहां पर ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि ये करंट आपकी यहां से, तो करंट जहां से एंटर करेगी वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव, और जहां से करंट लीव करेगी वो क्या होगा? आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्लेट आपका था ए और ये प्लेट आपका कैसा था? बी। तो ए कैसा चार्ज हो रहा है? ए कैसा चार्ज हुआ आपका? पॉजिटिवली चार्ज, और बी कैसा चार्ज हुआ आपका? नेगेटिवली चार्ज। तो ए की पोलैरिटी कैसे हो जाएगी? प्लस, अब बी की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? माइनस। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6.5। चलो, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.6। क्वेश्चन नंबर 6.6 दिया है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एक मेटल की एक छड़ है जिसकी लेंथ कितनी दी है? 1 मीटर। समझो है, एक रॉड है, इसकी लेंथ दी है कितनी? 1 मीटर। विथ ए फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितनी बार जा रहा है? 50 बार। आवृत्ति दी है। विथ 1 एंड हिंग, हिंग का मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स है। एट द सेंटर एंड द अदर एंड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। अब दिया है कि इसका जो सर्कमफेरेंस है ना, ये एक रिंग के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। यानी कि हमारे पास एक रिंग है, ये, और इस रिंग की जो रेडियस है वो भी कितनी है? 1 मीटर। ये बताओ, तो ये रिंग की रेडियस 1 मीटर है, यानी कि ये रिंग की रेडियस हो जाएगी 1 मीटर। तो यानी रिंग की रेडियस और रॉड की लेंथ दोनों बराबर है। ये रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है? 1 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि ये रिंग का जो सर्कमफेरेंस है और ये रॉड का सर्कमफेरेंस, आउटर पार्ट, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में है। आगे देखो, ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। ये बताओ, रिंग का एक्सिस कौन सा है? ये, इसी के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन डायग्राम क्वेश्चन में दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्रॉस। बी की वैल्यू कितनी है? 1 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 1 टेस्ला। चलो, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। तो सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच में ईएमएफ कितना होगा? सेंटर मतलब ये रॉड आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, रॉड आपका इस तरीके से मूव कर रहा है। तो सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच में ईएमएफ कितना होगा? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच में ईएमएफ होगा कि नहीं? ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। चल, मोशनल ईएमएफ कितना होगा वो हम निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको ये पता है कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, तो E=BVL, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूले को यूज करते समय ध्यान देना आप, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है कि रॉड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, एल क्या है उसकी लेंथ। ये तो रॉड ये है,
रॉड आपका मैं मान लेता हूं v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन क्या बताओ, क्या रॉड के सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। रॉड का ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये बताओ रॉड का ये पार्टिकल मूव कर रहा है क्या, जो सेंटर पर है वो कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। ये बताओ वो तो रेस्ट कंडीशन में, आपने रॉड को यहां से यहां तक कर दिया, ये पार्टिकल कहीं गया नहीं, आपने रॉड को ये डिस्प्लेस किया, ये पार्टिकल कहीं गया नहीं। मतलब इस रॉड पे जितने भी पार्टिकल है ना, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबका वेग अलग अलग है। यहां पे जो पार्टिकल है वो आपका सबसे अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, ये पार्टिकल थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करेगा, ये पार्टिकल थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर करेगा, ये पार्टिकल और कम, ये पार्टिकल और कम, ये पार्टिकल तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल हैं रॉड पर, सबका वेलोसिटी, सबका वेग क्या है? अलग अलग है। अब अगर वेग डिफरेंट है तो ईएमएफ भी सबका अलग अलग होगा, तो हम डायरेक्ट ईएमएफ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब मैं जो भी काम करूंगा मैं इस छोटे से पार्ट के लिए करूंगा। अब मैं इस छोटे से पार्ट का ईएमएफ निकालूंगा, बाद में मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, समाकलन करूंगा, तो मुझे पूरी रॉड का मिल जाएगा। ये छोटे से पार्ट का निकालते हैं। चलो, स्मॉल एलिमेंट, सूक्ष्म पार्ट। इस सूक्ष्म पार्ट का ईएमएफ मैं सपोज कर लेता हूं कितना, DE इज इक्वल टू B इंटू, ये सूक्ष्म पार्ट कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से, तो V इंटू L क्या है उसकी लेंथ? ये बताओ, तो ये छोटे से पार्ट की लेंथ मैंने ले ली dr, छोटा सा लेंथ है तो dr, ठीक है। चल, यहां पर हो जाएगा DE, ये छोटे से पार्ट के कारण EMF। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरे रॉड का मिल जाएगा, ठीक है। B वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा, आपको पता होगा, तो v की जगह पे मैंने लिखा r ओमेगा इंटू dr। अब मैं पूरे रॉड के लिए निकालता हूं, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करोगे तो DE इज इक्वल टू b ओमेगा r इंटू dr, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो DE का इंटीग्रेशन E, B कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, अंदर कितना बचा, r इंटू dr। r का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में एक पावर ऐड हो जाएगा, उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू b ओमेगा, एक पावर ऐड हो जाएगा तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ईएमएफ कितना आ गया, ईएमएफ आपका आ गया b ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज द ईएमएफ। ये फॉर्मूला आ गया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वैल्यू पुटअप कर दो। ये आपका फॉर्मूला याद रखना, ये आपका आगे के न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। तो E इक्वल टू b कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1 टेस्ला, ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे, 2 पाई f, r कितना, रेडियस कितनी दी है, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आता है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 157 वोल्ट, 157 वोल्ट, दैट इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6.6, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.6 हो गया आपका।